हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम स्पार्क आईएएस। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बैंकिंग सेक्टर का इवोल्यूशन कैसे हो रहा था इंडिया में। 1921 में इंपीरियल बैंक बना एंड इन द ईयर 1921 में इंपीरियल बैंक बना और उसके बाद 1929 में आपके पास था ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के बाद वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि भैया बैंक्स को कैसे स्ट्रेंथन करना है। तो जब हमने ये क्वेश्चन शुरू किया तब गवर्नमेंट विच वॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब ज़रूरत है कि बैंक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बैंक बनना चाहिए, दैट विल बी आरबीआई, जो कि एक सेंट्रल बैंक की तरह पे काम करेगी। इसको देखते हुए 1934 में आरबीआई एक्ट को पास किया गया था। बेस्ड ऑन दिस एक्ट 1935 में आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ लिखा है वो है कि आरबीआई का 1935 में हेडक्वार्टर्स क्या था। दैट वाज कैलकटा एंड दैट वाज नॉट बॉम्बे। ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि उस समय हेडक्वार्टर कैलकटा था, बॉम्बे नहीं था 1935 में। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और जो हमें यहाँ पे समझनी है वॉज दैट आरबीआई को अंडर दिस आरबीआई एक्ट हमने आरबीआई को सेंट्रल बैंक बनाया, बट वी स्टैब्लिश दिस एज अ प्राइवेट बैंक, नॉट एज अ मतलब आरबीआई जब बना तब आरबीआई एक सरकारी बैंक नहीं था, आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था, विच मीन्स कि आरबीआई बाकी देश के सेंट्रल बैंक से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी देश के सेंट्रल बैंक क्या है, दे आर गवर्नमेंट बैंक, सरकारी बैंक है, लेकिन हमारा आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा जाने लगा कि क्यों हमने आरबीआई को बना दिया एज अ प्राइवेट बैंक। तो वहाँ पे दो रीजंस इसके दिए जाते हैं। पहला था कि हमारे पास उस समय उतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं था कि हम एक सरकारी बैंक बना पाए, और सेकेंड ये था कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस था ना ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, वो बहुत कम था। तो लोगों ने तो सरकार ने सोचा कि अगर हम किसी चीज़ को बैंक को सरकारी बोलेंगे तो हो सकता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस ना रहे, और यही दो फैक्टर्स बने जिसके वजह से आरबीआई को एक प्राइवेट बैंक के तौर पे स्टैब्लिश किया गया, ना कि एक सरकारी बैंक के तौर पे। सो यू विल अंडरस्टैंड द रीजंस आर सिंपल। पहला, पैसा नहीं था, और दूसरा, लोगों का कॉन्फिडेंस किसी भी सरकारी चीज़ पे नहीं होने की वजह से वी स्टैब्लिश दिस एज द प्राइवेट बैंक। यहाँ हो गया आरबीआई का फॉर्मेशन। मैंने एक चीज़ एक और मार्क की, वो था कि हेडक्वार्टर वॉज इन कैलकटा। वाई इट वॉज इन कैलकटा? सी 1935 में आरबीआई का हेडक्वार्टर्स कैलकटा बनाया गया था, लेकिन 1937 में फिर हेडक्वार्टर को चेंज करके बॉम्बे कर दिया गया था। सो दैट इज़ वाई व्हेन स्टैब्लिश तब उसका हेडक्वार्टर होगा कैलकटा, 1937 में हेडक्वार्टर चेंज होकर के इट बिकेम योर बॉम्बे। Now moving on to the functions of RBI. देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि जब 1934 में आरबीआई बनाया गया तभी हमने इसको बोल दिया गया, वो बोला कि भाई आरबीआई तुम्हारे पास कुछ स्पेशल पावर्स और फंक्शंस होंगे। स्पेशल पावर फंक्शन क्या होगा, तो तुम बाकी जितने भी बैंक्स होंगे उसको तुम कंट्रोल करोगे, और जो सरकार है, गवर्नमेंट है, तुम गवर्नमेंट को मदद करोगे। ये दो स्पेशल फंक्शंस हमने दिया कि भाई जितने भी अदर बैंक्स होंगे तुम उनको ज़रूर देखना, और मैंने अभी दूसरा जस्ट बताया कि बाकी गवर्नमेंट की मदद करना। ये दो स्पेशल पावर्स एंड फंक्शंस के साथ ही आरबीआई को बनाया गया था, तभी तो आरबीआई एक डिफरेंट बैंक था। एक चीज़ और याद रखना है हमें कि जब आरबीआई बनाया गया था इन द ईयर 1934, तब एक बैंक की तरह पे काम करता था। बैंक की तरह काम करने का मतलब हो गया कि ये लोगों से डिपॉजिट लेता था और फिर इस पैसे को जमा करता था, और फिर इस पैसे से वो लेंडिंग भी करता था, जो कि आरबीआई आज नहीं करता है। मतलब उस समय पे आरबीआई एक बैंक की तरह ही काम करता था एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं आरबीआई के पावर्स और फंक्शंस की। देखो, मैंने अभी दो चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि जब हमने इसे बनाया हमने दो चीज़ उसी वक्त क्लियर कर दी थी। पहला था दैट आरबीआई को हमने क्या बोला कि भाई यू विल बी द बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार का मदद करना भाई। और दूसरा हमने इसको बोल दिया कि जितने भी मेरे देश में छोटे छोटे बैंक्स हैं वो सबका मदद करना, उन लोग के लिए यू विल बी वॉट, यू विल बी द बैंकर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये वर्ड याद रखना है, ये वर्ड हमें बिल्कुल याद रखना है कि वर्ड बैंकर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ये हम एक्चुअली में यूज कर रहे हैं आरबीआई, क्योंकि आरबीआई बाकी बैंक्स को मदद करता है, नॉट टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जब दूसरे बैंक्स की मदद करता है देन वी कॉल इट एज द बैंकर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने अभी डिस्कस किया। पहला दैट यू तुमको सरकार को मदद करना है, और दूसरा हमने बोला कि जितने भी बाकी बैंक्स हैं you will help all the other banks, so you will be the banker of the bank of the last resort. Now moving on, let us discuss the other powers and functions of RBI. उसके बाद देखो, आज आरबीआई का उस जब बनाया गया था तो भी एक स्पेशल पावर और फंक्शन था, और आज भी है, दैट इट इज़ द
इट हैज़ टू इशू ऑल द नोट्स एंड द कॉइन्स। लेकिन कभी आपने नोटिस किया 1 रुपये का कॉइन या 1 रुपये का सिक्का और 1 रुपये के नोट में यू विल सी दैट वहाँ पर आरबीआई के गवर्नर का साइन नहीं होता है, बिकॉज दैट इज साइंड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है दैट आरबीआई इज द इशूअर, RBI is the issuer of all the notes and the coins except ₹1 नोट एंड द कॉइन। क्योंकि 1 रुपये के नोट और कॉइन को अगर आपने देखा होगा तो यू विल सी दैट वहाँ पे सिग्नेचर किनका रहता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का रहता है। नो, इट इज़ नॉट द फाइनेंस मिनिस्टर। लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इट इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर का साइन नहीं है, फाइनेंस सेक्रेटरी का वहाँ पे साइन होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इट इज़ साइन बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। 1 रुपये का नोट और उसका 1 रुपये का सिक्का, ये इसको छोड़ करके जितने भी का नोट्स छप रहे हैं, जितने भी कॉइन्स बन रहे हैं, वो सब कौन इशू करता है, आरबीआई। अब देखो, सिर्फ एक काम नहीं होता कि आपने इशू कर लिया और अपने जेब में रख लिया। नो, यू हैव टू इंश्योर कि वो सबका डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे हमने बहुत सारे कॉइन्स भेज दिए और एक जगह पे नोट्स का बिल्कुल शॉर्टेज हो जाए, तो वैसा हम नहीं कर सकते। तो आरबीआई को बोला गया कि भाई तुम इशू तो कर रहे हो, सेकेंड फंक्शन तुम्हारा ये भी है कि यू आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट ऑल्सो फॉर व्हाट, फॉर द करेंसी नोट्स एज वेल एज द कॉइन्स। मतलब भाई तुम इशू भी करो और इशू करके प्लीज़ उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट भी करना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है और अभी तक आप देख पा रहे होंगे वी हैव डिस्कस 4 फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे तो मुझे लगता है कि एग्जाम में याद रखना बहुत ईजी हो जाता है, इसीलिए मैंने उसी फॉर्मेट में यहाँ पे चीज़ों को लिखा है। तो आरबीआई क्या कर रहा है, इट इज़ इशूइंग ऑल द नोट्स एंड द कॉइन्स एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड द कॉइन। और दूसरा, सिर्फ इशू नहीं करना भाई, आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तीसरा फंक्शन मैंने बताया कि आप सरकार को मदद कर रहे हैं, और चौथा बाकी बैंक्स को भी मदद करेंगे। सो यू आर द बैंकर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। नाउ मूविंग ऑन। अब आरबीआई को बोला गया कि भाई अब देश में आके आ जाता है इन्फ्लेशन, तुमको इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना पड़ेगा। अब आरबीआई बोला कि लेकिन चलो ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हम इन्फ्लेशन को, अब ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, इट इज़ बेसिकली ये माना जाता है कि देयर इज़ अ हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग लेते हैं इट इज़ 4% +-2%, विच मीन्स कि जो हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है वो है 2% से लेकर के 6% तक। अगर इस रेंज में आपका इन्फ्लेशन है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द टॉपिक इन्फ्लेशन, आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल। लेकिन अभी बस हम लोगों को इतना समझना है कि एक हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन होता है अगर इन्फ्लेशन 2 से लेकर के 6% के रेंज में रहता है। अब इसको कौन चेक करेगा, तो हमने बोला आरबीआई को दे दिया कि भैया तुम इन्फ्लेशन भी देख लेना। और इन्फ्लेशन कैसे देखोगे, तो तुम अपना उसके लिए पॉलिसीज अनाउंस करना, क्रेडिट पॉलिसीज एंड दी मॉनेटरी पॉलिसीज, उसके लिए टाइम टू टाइम आरबीआई अनाउंस करता है। फिर हमने बोला ये जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ये भी आप पढ़ेंगे। एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया एक टॉपिक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सारा रिजर्व जो होता है वो एक्चुअली में आरबीआई ही उसको अपने पास रखता है। और क्यों रखता है, ताकि वो उसे स्टेबलाइज कर सके अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। और उसके बाद इसने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी बना करके रखे हैं, बी एट नाबार्ड, बी एट द नेशनल हाउसिंग बैंक्स। ये सारे इंस्टीट्यूशंस बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि इसे डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल फंक्शंस जो है उसे हम वो फुलफिल कर पाए। सी बेसिकली मैंने बोला कि आप सिर्फ एक लिंक याद कर लेंगे अगर क्या फंक्शन है आरबीआई का, बेस्ड ऑन दैट बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे फंक्शंस आप ऑटोमेटिकली लिख पाएंगे। जैसे मैंने सबसे पहले बताया दैट यू हैव टू इशू द नोट्स एंड द कॉइन्स, और यहाँ से जो हमने लिंक किया दैट वॉज कि अगर हम नोट्स और कॉइन्स को इशू कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट इशूइंग ऑफ द नोट्स एंड द कॉइन्स, आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। आप सरकार को मदद करेंगे, आप बाकी बैंक्स को मदद करेंगे, आप इन्फ्लेशन का टारगेटिंग करेंगे और इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए जो पॉलिसीज़ होता है उसको अनाउंस करेंगे। मैंने बोला सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके पास रहेगा, तो फिर आरबीआई बोला कि इससे हम करेंगे क्या, तो भाई इसको रख करके तुमको फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना होगा। फिर हमने बोला कि इंस्टीट्यूशंस भी स्टैब्लिश करना, तो फिर आरबीआई बोलेगा इंस्टीट्यूशंस क्यों स्टैब्लिश करेंगे, तो भाई इससे तुम्हारा डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल फंक्शंस को कवर होगा। और इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट 9 to 10 फंक्शंस आरबीआई के डिस्कस कर लिए। तो मूविंग ऑन, सी इफ यू वांट द पीडीएफ एट द एंड व्हेन वी विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर, आई विल अपलोड द पीडीएफ एज वेल सो दैट यू कैन रीड इट नाउ। अब मैंने एक क्विक आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताया। सी आरबीआई एक्ट से आरबीआई बनाया गया 1934 में। 1935 में आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ इन कैलकाटा। 1937 में हेडक्वार्टर्स का शिफ्ट किया गया था टू बॉम्बे। 1947 में आरबीआई वैसे ही चल रहा है, काम कर रहा है। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद हमने बोला दैट देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप